ये कहानी पुराने समय की है जब राजाओं का शासन था और चतुराई की कदर की जाती थी। एक छोटे से राज्य में राजा आदित्य सिंह का राज था। वो एक न्यायप्रिय और समझदार शासक थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन राजा को हमेशा ऐसा लगता था कि उनके दरबार में एक ऐसा सलाहकार होना चाहिए जो हर समस्या का हल चतुराई और बुद्धिमत्ता से निकाल सके। राजा का ये सपना अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। एक दिन राजा ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को और विद्वानों को बुलाकर कहा, हमारे राज्य में काफ़ी ज्ञानी और समझदार लोग रहते हैं। मुझे विश्वास है कि उनमें से कोई एक हमारी समस्याओं का समाधान चतुराई से कर सकता है। मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूँ जिसमें राज्य के सबसे चतुर व्यक्ति का चयन होगा। जो भी मेरी 3 पहेलियों का सही उत्तर देगा उसे मैं अपना प्रमुख सलाहकार बनाऊंगा। इसके अलावा मैं उसे 500 सोने की मुद्राएं इनाम में भी दूंगा। राजा की ये घोषणा पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। हर कोई उत्साहित था। किसान, व्यापारी, सैनिक और विद्वान सभी इस परीक्षा में भाग लेना चाहते थे। अगले दिन महल के आंगन में बड़ी भीड़ जमा हुई। राजा ने दरबार सजाया और सबके सामने खड़े होकर कहा, मेरे 3 प्रश्न सुनो। इन्हें हल करने के लिए बुद्धिमत्ता और गहरी सोच की आवश्यकता होगी। ध्यान से सुनो। पहला प्रश्न है, ऐसा कौन सा घोड़ा है जो कभी थकता नहीं है? दूसरा सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है? और तीसरा और आखिरी सवाल, ऐसा कौन सा काम है जो हर कोई करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता? प्रश्न सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। हर किसी के चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। सवाल सुनने में सरल लग रहे थे, लेकिन उनके उत्तर देना उतना ही कठिन था। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। सबसे पहले एक विद्वान खड़ा हुआ। उसके पास मोटी मोटी पोथियाँ थीं और वो बड़े आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने राजा से कहा, महाराज, जो घोड़ा कभी थकता नहीं वो है कल्पना का घोड़ा। ये केवल हमारी सोच में मौजूद होता है। राजा मुस्कुराए और बोले, यदि वो केवल सोच में है तो वो हमारे काम का कैसे हो सकता है? जाओ और दोबारा सोचो। विद्वान निराश होकर बैठ गया। इसके बाद एक व्यापारी खड़ा हुआ। उसने सोने और चांदी के सिक्कों से भरी एक थैली दिखाते हुए कहा, महाराज, जो चीज़ बांटने से बढ़ती है वो है धन। अगर हम इसे सही तरीके से निवेश करें तो ये बढ़ता है। राजा ने सिर हिलाया और कहा, धन बांटने से नहीं बढ़ता बल्कि कम होता है। तुम्हारा उत्तर गलत है। अब एक बहादुर सैनिक खड़ा हुआ। उसने गर्व से कहा, महाराज, हर कोई युद्ध में जीत हासिल करना चाहता है, लेकिन हर कोई जीत नहीं सकता। यही आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, युद्ध लड़ने की इच्छा हर किसी को नहीं होती। तुम्हारा उत्तर भी अधूरा है। दरबार में असफलता का माहौल बन गया। किसी के पास राजा के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं था। तभी भीड़ में से एक साधारण युवक आगे बढ़ा। उसका नाम था अर्जुन। वो किसान परिवार से था और अपनी बुद्धिमानी के लिए गांव भर में प्रसिद्ध था। उसने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मुझे आपके प्रश्नों का उत्तर देने की अनुमति दें, लेकिन इसके लिए मुझे 1 दिन का समय चाहिए। मैं सोच समझकर जवाब देना चाहता हूँ। राजा अर्जुन की नम्रता और आत्मविश्वास देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम्हें सोचने के लिए 1 दिन का समय दिया जाता है। कल इसी समय यहाँ आकर अपने उत्तर बताओ। अर्जुन दरबार से बाहर निकला और गहराई से सोचने लगा। उसने महल के आसपास घूमकर लोगों की बातें सुनी, उनकी समस्याओं को समझा और प्रकृति को ध्यान से देखा। वो जानता था कि राजा के प्रश्न
केवल सामान्य उत्तर नहीं मांगेंगे, उनके पीछे जीवन की गहरी समझ छिपी हुई थी। अगले दिन अर्जुन दरबार में वापस आया। सभी की नज़रें उस पर टिकी हुई थी। उसने राजा के पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, महाराज, जो घोड़ा कभी नहीं थकता वो हमारी कल्पना का घोड़ा है, लेकिन ये केवल एक विचार नहीं है। हमारी कल्पना और इच्छा शक्ति हमें थकने नहीं देती। जब हमारा शरीर थक जाता है तब भी हमारी सोच और हमारे सपने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ये घोड़ा कभी नहीं थकता क्योंकि ये हमारी कल्पना और आशाओं का प्रतीक है। राजा अर्जुन के उत्तर को सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुमने सही कहा। हमारी कल्पना और इच्छा शक्ति ही हमें हर मुश्किल को पार करने की ताकत देती है। ये घोड़ा वास्तव में कभी थकता नहीं है। फिर राजा ने दूसरा प्रश्न दोहराया, अब बताओ वो कौन सी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है। अर्जुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, वो चीज़ प्रेम है। जब हम दूसरों को प्रेम देते हैं तो वो इसे और लोगों तक फैलाते हैं। ये एक ऐसी भावना है जो जितना अधिक बांटी जाए उतनी ही बढ़ती है, लेकिन ये सच्चे दिल से और बिना स्वार्थ के भाव से ही संभव है। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। सभी अर्जुन के उत्तर को ध्यान से सुन रहे थे। राजा ने सिर हिलाया और बोले, तुमने एक बहुत गहरी बात कही है। सचमुच प्रेम ही ऐसा है जो बांटने से कभी नहीं कम होता, बल्कि और ज़्यादा बढ़ता है। तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। अब तीसरे और अंतिम प्रश्न की बारी आई थी। राजा ने पूछा, तो बताओ फिर ऐसा कौन सा काम है जिसे हर कोई करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, वो काम अपने मन पर विजय पाना है। हर कोई अपने मन को नियंत्रित करना चाहता है। हम अपनी इच्छाओं, भावनाओं और लालच पर काबू पाना चाहते हैं, लेकिन ये सबसे कठिन काम है। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चे अर्थों में सफल और सुखी व्यक्ति हो जाता है। राजा ने गहरी सांस ली। उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखा और बोले, तुमने मेरी तीसरी समस्या का भी समाधान कर दिया। ये सच है कि मन पर विजय पाना सबसे बड़ा और सबसे कठिन काम है। इसे केवल वही कर सकते हैं जो सच्चे अर्थों में समझदार और धैर्यवान हैं। राजा दरबार में खड़े हो गए और अर्जुन को गले लगाते हुए बोले, तुमने आज ये साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमानी केवल ज्ञान की पुस्तकों में नहीं होती, बल्कि गहरी सोच और जीवन के अनुभवों में छुपी होती है। आज से तुम मेरे प्रमुख सलाहकार हो। तुम्हारी चतुराई और जीवन की समझ हमारे राज्य के लिए बहुत लाभकारी होगी। राजा ने दरबार के सामने अर्जुन को 500 सोने की मुद्राएं दी और उसे सम्मानित किया। अर्जुन की चतुराई और उसकी सोच की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। वो न केवल राजा का प्रिय सलाहकार बना, बल्कि प्रजा के दिलों में भी अपनी जगह बना ली। अर्जुन ने अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और चतुराई से निभाया। जब भी राज्य में कोई समस्या आती, अर्जुन उसे बड़ी समझदारी से हल करता। उसने न केवल राजा की सहायता की, बल्कि राज्य की प्रजा को भी सिखाया कि सच्ची चतुराई समस्याओं को सरलता से हल करने में है। एक दिन राजा ने अर्जुन से पूछा, तुमने मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर इतनी चतुराई से कैसे दिया? क्या तुम पहले से ही उत्तर जानते थे? अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैंने आपके प्रश्नों को केवल शब्दों में नहीं सुना, बल्कि उनके पीछे छिपे अर्थ को समझने की कोशिश की। आपकी पहेलियाँ केवल प्रश्न नहीं थीं, वे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाने वाली थी। जब मैंने लोगों के बीच जाकर उनके जीवन को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि हमारे मन, हमारी कल्पना और हमारा प्रेम ही हमारी सबसे बड़ी ताकतें हैं। बस इन्हीं पर ध्यान केंद्रित करके
मैंने आपके उत्तर खोजे। राजा ने गर्व से कहा, तुमने न केवल मुझे संतुष्ट किया बल्कि पूरे राज्य को सिखाया कि चतुराई और ज्ञान का सही अर्थ क्या है। तुम्हारी तरह का सलाहकार पाकर मैं स्वयं को धन्य समझता हूँ। अमन और रिया का जन्म एक ही मोहल्ले में हुआ था। वे एक ही स्कूल में पढ़ते थे और उनकी दोस्ती का सफ़र वहीं से शुरू हुआ था। स्कूल के हर कार्य में वे दोनों साथ रहते थे, चाहे वो पढ़ाई हो, खेल हो या फिर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम। दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी कि स्कूल में सभी उन्हें राम सीता की जोड़ी कहा करते थे। अमन एक समझदार और शांत स्वभाव का लड़का था, जबकि रिया एक चुलबुली और बातूनी लड़की थी। दोनों की शख्सियतें अलग होने के बावजूद वे एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। उनके बीच का बंधन बहुत मजबूत था और वो एक दूसरे के सबसे बड़े राजदार थे। रिया के जीवन में एक ऐसा राज था जिसे उसने कभी किसी से साझा नहीं किया था। वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत चिंतित रहती थी। रिया के पिता का कारोबार अचानक ठप हो गया था और परिवार को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था। रिया को इस बात का डर था कि अगर उसके दोस्तों को इस बारे में पता चला तो वो उसके आर्थिक स्थिति का मजाक उड़ाएंगे। एक दिन जब रिया और अमन स्कूल के बाद पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे, तो रिया अचानक उदास हो गई। अमन ने उससे पूछा, क्या हुआ रिया? आज तुम इतनी चुप क्यों हो? रिया ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अमन से कहा, अमन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन मुझे डर है कि तुम ये सुनकर मेरे बारे में क्या सोचोगे। अमन ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, तुम मुझसे कुछ भी कह सकती हो रिया, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ और तुम्हारी हर बात को मैं समझूंगा। रिया ने एक गहरी सांस ली और कहा, अमन, हमारे घर के हालात बहुत खराब हो गए हैं। पापा का कारोबार डूब गया है और हमें अब घर चलाने में बहुत मुश्किल हो रही है। मैं नहीं चाहती कि स्कूल में कोई इस बात को जाने, इसलिए मैंने किसी से भी इस बारे में बात नहीं की थी। अमन ने रिया की बातें सुनी और उसे दिलासा दिया। उसने कहा, रिया, तुम चिंता मत करो, ये मुश्किल समय भी गुजर जाएगा और याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अमन ने रिया के राज को समझा और उसकी स्थिति को समझने की कोशिश की, लेकिन एक दिन स्कूल के कैंपस में एक बात ने उनके रिश्ते को बुरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया। स्कूल में एक नया छात्र विवेक हाल ही में दाखिल हुआ था। वो एक अमीर घर का लड़का था और उसे हमेशा अपनी संपत्ति का दिखावा करने की आदत थी। विवेक ने रिया के परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में कहीं से सुन लिया और उसने रिया का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अमन ने जब ये सुना तो वो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने विवेक से सामना किया और उसे फटकार लगाई। लेकिन जब रिया ने ये देखा कि अमन विवेक से बात कर रहा है, तो उसे लगा कि अमन ने ही उसके राज को विवेक को बताया है। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसका सबसे अच्छा दोस्त, जिसे वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, उसने ही उसके राज को उजागर कर दिया था। रिया ने अमन से तुरंत सामना किया और कहा, अमन, मैंने तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था, लेकिन तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। तुमने मेरे बारे में विवेक को सब कुछ क्यों बताया? अमन ने हैरानी से कहा, रिया, तुम ये क्या कह रही हो? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन रिया ने उसकी बात नहीं मानी। उसे लगा कि अमन ने उसे धोखा दिया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अमन से कहा, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करना चाहती। तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बात को मजाक बना दिया। अमन, जो खुद इस स्थिति से चौंका हुआ था, उसे समझ नहीं आया कि रिया को ऐसा क्यों लग रहा था कि उसने उसे धोखा दिया। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि रिया उसे क्यों दोषी मान रही है। उसने रिया को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रिया ने उसकी
एक नहीं सुनी और वहाँ से चली गई। उस लड़ाई के बाद अमन और रिया ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। स्कूल में अब वे दोनों एक दूसरे को नज़रअंदाज करने लगे थे। अमन ने बहुत कोशिश की थी कि रिया से फिर से दोस्ती कर सके, लेकिन रिया ने उससे पूरी तरह दूरी बना ली थी। वक्त बीतता गया और स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद दोनों ने अलग अलग कॉलेजों में दाखिला ले लिया। अमन ने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया और बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ाई की, जबकि रिया ने सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी दिखाते हुए एक गैर लाभकारी संगठन में काम करना शुरू कर दिया। 5 साल तक दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ। अमन अपने बिजनेस में सफल हो गया और रिया ने अपने संगठन में अच्छे कामों के लिए नाम कमाया। 5 साल बाद किस्मत ने एक बार फिर उन्हें मिलाने का फैसला किया। दोनों को किसी काम से विदेश यात्रा करनी पड़ी और संयोगवश दोनों को एक ही फ्लाइट में सवार होना था। अमन जब अपनी सीट पर बैठा तो उसने देखा कि रिया उसकी बगल वाली सीट पर बैठी है। पहले तो उसने सोचा कि यह सिर्फ एक संयोग है, लेकिन जैसे ही रिया ने भी उसे देखा तो दोनों के दिलों में पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। रिया ने अमन की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक पल के लिए एक चमक आई, लेकिन फिर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अमन ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में भी वही पुरानी दोस्ती की झलक थी। फ्लाइट के दौरान दोनों के बीच की चुप्पी को तोड़ने के लिए अमन ने पहल की। उसने हल्के अंदाज में कहा, तुम्हारे पास बैठने का मौका मिल ही गया, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? रिया ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर उसने सोचा कि इतने सालों बाद शायद वो अपनी भावनाओं को साफ कर सके। उसने धीरे से सिर हिलाया और दोनों ने एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिया। शुरुआत में बातचीत थोड़ी सामान्य थी। दोनों ने अपनी अपनी जिंदगियों के बारे में बताया। अमन ने अपने बिजनेस के बारे में और रिया ने अपने संगठन के बारे में बताया। धीरे धीरे बातचीत गहराई तक पहुंचने लगी। अमन ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और उस दिन की बात छेड़ी जब उनकी दोस्ती टूट गई थी। अमन ने कहा, रिया, मैंने उस दिन तुम्हें बहुत परेशान किया, लेकिन मुझे यकीन है कि मैंने तुम्हारे राज को किसी के सामने उजागर नहीं किया था। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता था। रिया ने अपनी आंखों को झुकाते हुए कहा, मुझे माफ़ करना अमन, मैंने तुम्हें गलत समझा। उस दिन मैंने विवेक को तुम्हारे साथ बातें करते हुए देखा और सोचा कि तुमने ही मेरे बारे में बताया होगा। मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने बिना सच जाने तुम्हें दोषी मान लिया। अमन ने गहरी सांस ली और कहा, रिया, मैं कभी भी तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। मैंने तुम्हें हमेशा सबसे अच्छा दोस्त माना है। शायद मुझे उस दिन तुमसे बेहतर तरीके से बात करनी चाहिए थी, लेकिन मैं भी गुस्से में था और हमने सब कुछ खो दिया। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने अमन का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे माफ़ कर दो अमन, मैंने अपनी गलतफहमी की वजह से हमारी दोस्ती को खो दिया। उनके बीच की गलतफहमियां अब दूर हो चुकी थी। दोनों ने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया और समझ लिया कि उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है। रिया ने अमन को बताया कि पिछले 5 सालों में वो कितनी अकेली महसूस करती थी और अमन ने अपनी भावनाएं साझा की कि वो कितनी बार रिया को याद करता था। फ्लाइट के अंत तक अमन और रिया ने महसूस किया कि उनके बीच की दोस्ती को एक नई शुरुआत देने का समय आ गया है। वे दोनों अपने पुराने रिश्ते को एक नई दिशा देने के लिए तैयार थे। फ्लाइट लैंड हुई। अमन और रिया ने अपने जीवन की नई शुरुआत करने का निर्णय लिया। वे दोनों अब एक नए सफर की ओर बढ़ रहे थे, जहां उनकी जिंदगी के हर पल में प्यार और समझदारी का स्थान था। उन्होंने अपने पुराने रिश्ते को एक नई शुरुआत दी और अब वे दोनों अपनी जिंदगी के नए अध्याय की ओर बढ़ रहे थे, साथ में एक नई उम्मीद और प्यार के साथ। आशा करती हूँ आपको ये दोनों ही कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर कहानियाँ पसंद आई हों
तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।